हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको कैपेसिटर्स के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में और उनका हर केस डिटेल में डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जरा कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस वाली प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर मान लो मैं इन दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूं, इन दो पॉइंट्स के बीच किसी एक पाथ में मूव कर रहा हूं, जैसे यहां तो सिर्फ एक ही पाथ है। तो एक पाथ में अगर मैं मूव कर रहा हूं, इस पाथ में रास्ते में जितने भी कैपेसिटर्स पड़ेंगे जो एक के बाद एक लगे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? सीरीज में होंगे। और खास बात क्या होती है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं, सब में चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो अगर इसमें क्यू चार्ज है तो इसमें भी क्यू चार्ज होगा और इसमें भी क्यू चार्ज होगा। और हमें निकालना है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं, हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो अकेले ही वो काम कर दे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। मतलब अगर इन तीनों को रिमूव करके मैं सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूं तो सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो अभी जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये तीन कैपेसिटर लगे और ये तीनों एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं जिसका किसी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है मान लिया वो है V। ठीक है। और यहां से जो चार्ज निकला वो निकला Q। तो अब देखो, ये चार्ज Q गया तो इस पे भी Q जाएगा, इस पे भी Q जाएगा और इस पे भी Q जाएगा। यही रीजन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर लगा देता हूं। ये लगाया मैंने इस सर्किट में। तो देखो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V है। देखो यहां भी V था, यहां भी V है। यहां से भी चार्ज Q निकला था, यहां से भी चार्ज Q निकला है। मतलब सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अकेला कैपेसिटर वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। और इसीलिए इसके कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये कैपेसिटर इन तीनों के इक्विवेलेंट काम कर रहा है। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में EQ लिख दिया है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? CEQ बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां तक पूरा क्लियर है। अब जरा ध्यान से कुछ और चीजें समझते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, किसी इंस्टेंट पे इसका वोल्टेज मान लीजिए क्या है? V। तो इसका मतलब यहां यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो अगर मैं इस रास्ते से चला तो इस रास्ते में तीन कैपेसिटर्स पड़े। तीन कैपेसिटर का मतलब क्या है कि कुछ पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप होगा। तो मैंने लिख दिया, मान लिया V1 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, मान लिया V2 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, और कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, V3 यहाँ पर ड्रॉप हुआ। लेकिन जो टोटल यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप होना है वो कितना होना है? V होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होना चाहिए? V के इक्वल होना चाहिए। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखो ये जो साइन है ना, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो ये जो है ये आपका इक्विवेलेंट डायग्राम है। इक्विवेलेंट डायग्राम में देखो क्या है, अगर मैं यहां से यहां चला, आपको पता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। अगर मैं यहां से चला तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर पड़ा, और जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो रेजिस्टर पे या कैपेसिटर पे ड्रॉप होता है। तो अगर मैं यहां से गया और मुझे एक ही एलिमेंट, एक ही कैपेसिटर मिला, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा पोटेंशियल V है वो किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है? इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। और क्योंकि चार्ज Q चला था तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q। तो आई होप आपको ये दोनों डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ये है एक्चुअल डायग्राम और ये है इक्विवेलेंट डायग्राम। अब जरा हम प्रूव करेंगे कि क्या वैल्यू आती है इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला, ये टोटल वोल्टेज V जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, V1 V2 V3। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो LHS वाली वैल्यू है इसको हम हमेशा कहां से उठाएंगे? इक्विवेलेंट डायग्राम से उठाने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है क्या कि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे V की वैल्यू चाहिए, तो V किसके इक्वल हो जाएगा? Q बाय C के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम में देखूंगा तो चार्ज है Q, तो चार्ज तो मैंने लिखा Q, और कैपेसिटेंस है C EQ। तो मैं क्या लिखूंगा? V की जगह Q अपॉन C EQ। और ये जो RHS वाली चीजें इनको हम हमेशा मेन डायग्राम से उठाते हैं। तो V1 की बात करें तो V1 भी क्या होगा? Q बाय C। यहां पर चार्ज कितना है? Q। और कैपेसिटेंस कितना है? C1। तो हम V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाय C1। सिमिलरली V2 के लिए चार्ज कितना है? Q। और कैपेसिटेंस कितना है? C2। तो हम लिख सकते हैं Q बाय C2। सिमिलरली V3 के लिए Q बाय C3।
अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अगर आप याद करें, क्लास 10th में रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो ये इस टाइप का जो रिलेशन आता था रेजिस्टर्स में, वो किस में आता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता था। बट कैपेसिटर्स के केस में ये रिलेशन किस में आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इसको याद रखिएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और वो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन ही ऐसे कैपेसिटर्स लिए थे। अगर दो होते तो ये क्या हो जाता, 1/C1 प्लस 1/C2। अगर 10 होते तो क्या हो जाता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 कहां तक जाता, 1/C10 तक जाता। तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके लिए सेम रूल लागू होगा, किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है, जैसे मान लो मैं दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग पाथ से मूव कर सकता हूं। एक पाथ ये है जिससे मैं मूव कर पा रहा हूं, एक पाथ ये है मैं इससे मूव कर पा रहा हूं, एक पाथ ये है मैं इससे मूव कर पा रहा हूं। तो इन अलग अलग पाथ्स में जो भी कैपेसिटर्स होंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो सारे के सारे किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। तो ये इनको पहचानने का तरीका है। और खास बात क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम था, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और वो मैं समझा भी देता हूं क्यों सेम होगा। देखो, मान लिया ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये किसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, जिसपे किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या है, V है। अब देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। मान लो मैं ये पूरा पाथ लेता हूं यहां से यहां तक आने में, तो इस पाथ से अगर मैं चला और यहां पर आया तो टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप होना है, V। बट इस पाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर पड़ा, तो ये पूरा का पूरा V कहां ड्रॉप होगा, इस कैपेसिटर पे ड्रॉप होगा। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। अब मैं इसी तरीके से अगर ये वाला पाथ फॉलो करता हूं, तो टोटल जो V है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब अगर मैं ये वाला पाथ लेता हूँ ये, तो इस पाथ में भी देखिए टोटल पोटेंशियल तो V ही ड्रॉप होना है, बट कैपेसिटर सिर्फ एक ही पड़ा इस पाथ में, तो सारा का सारा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो देखो तीनों के अक्रॉस क्या हो गया, V हो गया, सेम पोटेंशियल। और यही बोला है कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहां भी हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, मतलब इन तीनों का काम अगर एक कैपेसिटर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इन तीनों का, और इसको हम CEQ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो वही हुआ, बस इन तीनों को हटा दिया और इसकी जगह एक लगा दिया मैंने। और देखो वोल्टेज सोर्स भी अभी भी V है, और इससे चार्ज भी क्यों निकल रहा है, इससे भी चार्ज क्यों निकल रहा है, मतलब ये अकेले वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, जब मैं यहां से यहां चला तो टोटल पोटेंशियल V ड्रॉप होना है, बट एक ही कैपेसिटर पड़ा तो सारा का सारा V इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। और ये चार्ज जो Q चला था यहां से, वही चार्ज इस पर आ गया, तो इस पे चार्ज कितना है, Q। यहां पर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया तीनों में सेम है, बट चार्ज का देखो, देखो यहां से अगर ये Q चार्ज चला, तो चलते चलते जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। मान लिया यहाँ पे Q1 गया, तो मैं बोलूंगा इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, Q1। मान लिया इस पे Q2 गया, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, Q2। मान लिया यहाँ पे Q3 गया, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, Q3। तो आई होप अब आपको ये डायग्राम्स क्लियर हो गए। अब जो चीज डिवाइड होती है, जैसे पिछली बार आप देखेंगे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो मैंने वहीं से शुरुआत करी थी। इस बार क्या चीज डिवाइड हो रही है, चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो हम चार्ज से शुरुआत करेंगे। ये जो टोटल चार्ज Q है ये तीन पार्ट में टूटा, Q1 Q2 Q3। तो मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब याद करिए मैंने क्या बोला था, ये जो LHS वाली वैल्यू है इसको हम इक्विवेलेंट डायग्राम से उठाते हैं। तो आपने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। इस डायग्राम में देखो, Q तो चार्ज है, C की जगह हम क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल कितना है, V। तो LHS वाले को इक्विवेलेंट डायग्राम से उठाते हैं, इसकी जगह लिख दिया C इक्विवेलेंट V। और ये जो RHS वाली चीजें इनको मेन डायग्राम से उठाते हैं। तो मुझे चाहिए Q1, Q1 देखो यहां पर, तो यहां पर कैपेसिटेंस कितना है, C इंटू वी लिखना है ना, तो कैपेसिटेंस कितना है, C1, और वोल्टेज कितना है, V। तो Q1 की जगह लिखा मैंने C1 इंटू V। अब Q2 पर आते हैं, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, C2, और वोल्टेज कितना है, V। तो यहाँ पे लिखा C2 इंटू V। सिमिलरली Q3 की जगह लिखेंगे C3 इंटू V। अब देखो V कॉमन लेंगे तो यहाँ से हर जगह से V कैंसिल हो जाएगा, और मुझे रिजल्ट मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। रेजिस्टर्स के केस में ये रिजल्ट आपको सीरीज में मिलता है, कैपेसिटर्स के केस में ये आपको पैरेलल में मिल रहा है। तो याद रखिएगा, आप लोगों ने क्योंकि रेजिस्टर्स वाला केस 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है,
तो याद रखिएगा कि जो रेजिस्टर्स के केस में मिल रहा था उसका ऑपोजिट, उसका एकदम उल्टा आपको मिलता है कैपेसिटर्स के केस में। तो आई होप आपको अब डिटेल में ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। जो भी मैंने आपको बताया है ये सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, ये आपको बहुत सारी नॉलेज दे रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि तीनों पे वोल्टेज वी क्यों आया, तीनों पे चार्ज कैसे डिफरेंट हुआ, ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में समझेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए प्रॉफनर हमेशा आपसे बोलता है कि थ्योरी को बहुत पक्का कर लीजिए। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत आसानी से होने लगेंगे। बट अगर आपने थ्योरी को ही ढंग से नहीं पढ़ा, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप चाहे कितने भी न्यूमेरिकल्स कर लीजिए वो आपसे आसानी से कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो अब आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लिया, तो एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इनको अप्लाई करके कि हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपको क्वेश्चन क्या है कि ये पूरा आपको एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में आपको पी और क्यू, ये पी और क्यू, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब ये सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब आपको प्रूफ तो करना नहीं, आप सीधे उनके रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल वाले। तो पी और क्यू के बीच में, तो देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने पॉइंट वन में क्या बोला, सबसे पहले मैंने देखा यहां पर कुछ ज्यादा ज्यादा सी चीजें दिख रही हैं, तो इसको पहले छोटा करते हैं। तो मुझे दिखा अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मूव कर रहा हूं तो दो कैपेसिटर्स पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर सिंगल पाथ में मूव करते हैं जितने भी कैपेसिटर्स बीच में आते हैं वो सीरीज में होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी सीरीज में है, तो मैंने लिखा ए और बी जो है वो सीरीज में है, फिर सीरीज वाला रिजल्ट लगाया। अब देखो ये ए और बी है ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसको मैंने सी ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि पता लग जाए ये ए और बी की बात हो रही है, ए और बी के लिए ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट यानी वन अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन दिस प्लस वन अपॉन दिस, यानी वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन। और ये म्यू एफ मतलब माइक्रोफेरेड, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन, ये हो गया टू बाई टेन, इसको कैंसिल करेंगे आएगा वन अपॉन फाइव। वन अपॉन सी ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, रेसिप्रोकल करेंगे तो सी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव माइक्रोफैरड। तो आपने इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया। मतलब अब मैं इन दोनों को हटा के इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू क्या है, फाइव। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट और इस पॉइंट, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो एक कैपेसिटर मिल रहा है, और यहां से यहां जा रहा हूं तो दो मिल रहे हैं, बट उसका क्योंकि मैं इक्विवेलेंट निकाल चुका हूं तो इन दोनों की जगह भी एक मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया था वो, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ सी ए बी और सी जो है वो पैरेलल है। तो सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा सी ए बी एंड सी आर इन पैरेलल। तो अब पैरेलल वाला रिजल्ट लगा देंगे, उसमें क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो क्योंकि ए बी और सी तीनों का इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, सी ए बी सी से रिप्रेजेंट किया। सी ए बी एंड सी पैरेलल में है, तो सी ए बी की वैल्यू कितनी थी, फाइव, वो मैंने लिखा। और ये सी भी पैरेलल में, ये भी कितना है, फाइव। तो फाइव प्लस फाइव टोटल कितना आ गया, टेन माइक्रोफैरेड। तो अब इस पूरे की जगह एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ टेन माइक्रोफैरेड का। अब ध्यान से देखना, जब मैं यहां से चला तो इस पूरे की जगह एक टेन लगा हुआ है और उसके आगे ये एक टेन भी लगा हुआ है। तो अगर मैं यहां से एक ही पाथ पे चल रहा हूं तो एक टेन ये और एक टेन ये, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सी ए बी सी एंड डी आर इन सीरीज। तो नेक्स्ट मैंने लिखा सी एबीसी एंड डी आर इन सीरीज। देखो ये लिखने का भी बहुत सही तरीका है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, उस पर कई बार बोर्ड्स में आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिल सकते, तो आप ये लिखने का तरीका भी ध्यान में रखिएगा। तो सी एबीसी एंड डी आर इन सीरीज, तो सीरीज वाला रिजल्ट लगाएंगे, वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। तो वन अपॉन, अब क्योंकि मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं तो इसमें क्या है, एबीसीडी है, तो मैंने यहाँ पे भी यूज कर दिया सी एबीसीडी। तो वन अपॉन सी एबीसीडी इज इक्वल टू ये जो कि है वन अपॉन सी एबीसी प्लस ये जो कि है वन अपॉन टेन। सी एबीसी की वैल्यू भी टेन आई थी, तो मैं यहाँ पे वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन, फिर टू बाई टेन कैंसिल होगा, वन अपॉन फाइव। रेसिप्रोकल लेंगे तो सी एबीसीडी की वैल्यू फाइव माइक्रोफेरेड। यहाँ पे एबीसीडी बता रहा है कि ये ए बी सी डी इन चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, फाइव माइक्रोफेरेड आ गई है। अब इस पूरे की जगह मैं लगा सकता हूँ एक फाइव, और यहाँ पे लगा है 20। अब देखो मैं अगर यहां से इस पॉइंट में जाने की बात करूं तो एक रास्ता ये है जिसपे लगा है 20, और एक रास्ता ये है जिसपे लगा है सी ए बी सी डी और उसकी वैल्यू क्या है, फाइव। तो यहाँ पे एक फाइव लगा है, यहाँ पे एक 20 लगा है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि मैं दो पॉइंट्स के बीच में जब भी अलग अलग पाथ से मूव करता हूँ तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ सी ए बी सी डी एंड ई आर इन पैरेलल। तो सी ए बी सी डी एंड ई आर इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड। अब जब मैंने इस सबको कवर कर लिया, इसका मतलब मुझे पी और क्यू के बीच में क्या मिल गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया है। तो उसको मैंने सिंपली सी ई क्यू से रिप्रेजेंट किया, और उसमें मैं क्या करूंगा, सी ए बी सी डी और सी ई दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये कितना आया था, फाइव, इसकी जगह रखा फाइव, और ये तो 20 था ही तो इसकी जगह रखा 20। सी इक्विवेलेंट मुझे मिला 25 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हम लोगों ने देखो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके
इस सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। प्लस साथ के साथ मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो कभी भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने सारे फ्रेंड्स में और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे अच्छी चीजें, उतनी ज्यादा अच्छी चीजें आपके साथ भी होंगी। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक छोटा सा क्विज का सवाल, मैं आपसे बहुत आसान सी चीज पूछ रहा हूँ। अभी मैंने माइक्रोफेरेट की बात करी ना, तो 1 माइक्रोफेरेट कितने फेरेट्स के इक्वल होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करे, जिनको नहीं पता है वो पहले रिवाइज करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज करते रहिए। जब भी आपको लगे कि आप कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, आप इन छोटे छोटे वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। प्रॉफिट मिलेगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड प्रॉफिट सेज बाय।